डॉक्टर साहब 2013-14 में मुझे कोई सर दर्द का अटैक हुआ और ऐसे ही बस मैं उस दिन कुछ पानी-शानी पिया, वो खाला ने मुझे सोडा दिया, वो पिया और मैं सो गया, फिर सुबह उठा, ठीक हो गया और तब से ना कभी-कभार सर दर्द होता था और बस जिस दिन दर्द हुआ उस दिन पैनाडोल खा ली, डिस्प्रिन खा ली या ब्रूफिन खा ली, कभी मालिश करवा ली। बस ये ऐसे ही चल रहा था। फिर एक दिन 2019 में बहुत ही ज़्यादा मुझे सर दर्द हुआ, मेरे से उठा ही ना जाए, आँखों में बल्ब जल रहे थे, चक्कर आ रहे थे, मैं तो बस गिर गया। फिर मुझे जब इमरजेंसी लेके गए तो वहाँ मेरा ब्लड प्रेशर था जी 225/120 और उन्होंने मुझे ड्रिपें-श्रिपें लगाई और उन्होंने कहा जी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लड प्रेशर हैगा है। उसके बाद मैंने कभी दवाई खा ली, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ खा लेता था, नहीं हुआ तो नहीं खाता था। तो अब ये देखें जी मुझे अचानक मैं बिल्कुल ठीक था, ये मुझे 2023 में पता चला अचानक कि जी मेरी क्रिएटिनिन 4.5 है और ये पिछले 6 महीनों में ये 7-8 पे आ गई है। तो आप मुझे बताएँ इसका क्या करना है? ये तकरीबन हर उस पेशेंट की स्टोरी होती है जिसको ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे का मर्ज़ होता है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि कैसे आपने हेडेक को या सर के दर्द को ईज़ी नहीं लेना और कैसे आप सर के दर्द को अच्छी तरह समझ के जान सकते हैं कि कौन-सा सर दर्द ब्लड प्रेशर की वजह से है और ये आपके गुर्दे के मर्ज़ की वजह बन सकता है और कैसे आप उससे बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़िका फ्रॉम एक्सपर्ट कांसर क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। हम अपने कल्चरल बिहेवियर की वजह से छोटे-मोटे इश्यूज़ को सीरियस नहीं लेते और इस तरह के बिहेवियर में से एक बड़ी टिपिकल एग्ज़ाम्पल है जो कि फाइनली एक डिज़ास्टर का सबब बनती है, वो है हमारा सर दर्द। ये सर दर्द चल रहा होता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, जिसको कि हम बॉदर ही नहीं करते, ना ही कभी उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वजह जानने की कोशिश करते हैं कि सर दर्द क्यों हो रहा है और फिर जब ये सर दर्द बाद में पता चलता है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है और इतने सालों से है, हम माशाल्लाह ढीठ बन के इतने साल इसको बर्दाश्त करते हैं कि गुर्दा भी बेचारा जवाब दे गया होता है और जब पता चलता है तो गुर्दा पहले ही लेट स्टेज पर पहुंच गया होता है। अब मैं इस टॉपिक को एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि ये होता कैसे है। सर दर्द की काफ़ी सारी किस्में हैं, तकरीबन 200 या 300 तरह की सर दर्द की किस्में इस वक़्त तक दरियाफ़्त हो चुकी हुई हैं। हम मोटी-मोटी 2-3 की बात करते हैं। पहली होती है माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक यूजुअली सर की एक साइड पर होती है और ये अटैक्स में आती है, इसमें फैमिली हिस्ट्री होती है आपकी। माइग्रेन हेडेक से मिलती-जुलती एक चीज़ होती है क्लस्टर हेडेक, ये भी बड़ी कॉमन है। ये यूजुअली आँख के पीछे करके होती है और बाज़ औक़ात बड़ी माइग्रेन हेडेक के साथ मिलती-जुलती होती है और सिर्फ़ न्यूरोलॉजिस्ट या अच्छा डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि प्रॉपर डायग्नोसिस माइग्रेन हेडेक है या क्लस्टर हेडेक है। फिर तीसरी आती है स्ट्रेस हेडेक, जिसको आप टेंशन वाली हेडेक कह सकते हैं पाकिस्तान में। और हमारी जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हेडेक है, मैं उसको स्ट्रेस हेडेक वाले एंगल से ही देखूँगा। इसमें आपकी जो सर दर्द होती है या हेडेक होती है, वो पूरे सर के इर्द-गिर्द बैंड की तरह होती है, जैसे किसी ने कुछ बाँध दिया हो आपके सर के साइडों पे, दुपट्टे की तरह या किसी टाइट पट्टी की तरह। फिर उसके बाद यही सर दर्द आपके पीछे इन पट्ठों पर भी जाती है और शोल्डर्स भी आपके टाइट रहते हैं। ये बेसिकली स्ट्रेस ही होता है क्योंकि अगर आपको यंग एज में ब्लड प्रेशर है तो बहुत बड़ी वजह उसका स्ट्रेस भी हो सकती है। तो स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर और उसकी वजह से जो होने वाली हेडेक है, वो सारी समझें कि एक ही अम्ब्रेला, एक ही चीज़ का नाम है या मिलती-जुलती चीज़ों का नाम है। और अगर फ़र्ज़ करें कि ये स्ट्रेस हेडेक भी है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जिस तरह इस स्ट्रेस ने, इस टेंशन ने, इस दबाव ने आपके पट्ठों को टाइट कर दिया हुआ है, ये आपकी ब्लड वेसल्स को भी टाइट करता है। सर के बाहर वाली ब्लड वेसल्स को भी और सर के अंदर वाली ब्लड वेसल या खून की शरीयानों को भी, जिसकी वजह से आपको होती है सर दर्द। और इन दोनों सूरतों में आपने अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाना है। जब आप ब्लड प्रेशर चेक करवाएँगे, तो ब्लड प्रेशर अगर तो आपका 120-25 से ऊपर है,
तो मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन नहीं है और ये आपकी एसेंशियल मेन हाइपरटेंशन है जो कि ब्लड वेसल के अंदर चेंजेस की वजह से होती है, तो आपने अपने लाइफ़स्टाइल को फ़ौरन चेंज करना शुरू कर देना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो होता क्या है? फ़र्ज़ करें कि 2013 वाली आपको जो हेडेक की एपिसोड हुई उसमें आपका ब्लड प्रेशर था 160-70, ना आपने चेक किया, ना आप जिस जनरल फ़िज़िशियन या हकीम या होम्योपैथिक के पास गए थे उसने चेक किया, क्योंकि हमने लॉजिक तो देखनी नहीं होती ना मरीज़ ने, ना तशख़ीस करने वाले ने कि यार मसला चल क्या रहा है। हमने तो बस सिम्पटम्स को, अलामात को मैनेज करना होता है, सर दर्द को ख़त्म करना होता है और बताना होता है कि मेरे हाथ में शिफ़ा है, मेरे हाथ में जादू है, देखो तुम्हारी सर दर्द मैंने ख़त्म कर दी। इसका नुकसान ये होता है कि जो पीछे मसला चल रहा होता है, जो कि प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बन रहा है, वो वहीं रहता है। बेशक वो ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो, शुगर हो या कोई इन्फेक्शन हो। अब 2013-14 वाली एपिसोड आपको हुई, ब्लड प्रेशर उसमें हाई था, ना किसी ने चेक किया, ना किसी ने बॉदर किया। वो एपिसोड किसी तरीके से ख़त्म हो गई। उसके बाद ब्लड प्रेशर तो आपको था और वो ऊपर-नीचे होता रहता था। सर के अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, वो इस ब्लड प्रेशर को अडॉप्ट कर लेती हैं। पहले हो सकता है आपको 140-45 पर सर दर्द हुई, खिंचाव महसूस हुआ। उसके बाद आपके दिमाग ने बर्दाश्त करना शुरू कर दिया 150-60 का ब्लड प्रेशर, फिर 170-80 पे भी आपको कुछ नहीं होता था और फिर अक्सर आप जब देखेंगे किसी भी रिक्शे वाले को खड़ा कर लें, किसी भी अस्पताल में जो मरीज़ के साथ अटेंडेंट फिर रहा है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, उसको पकड़ लें, उसका ब्लड प्रेशर चेक कर लें। अगर उसका ब्लड प्रेशर 180-90 से कम हुआ, तो आपने मेरे क्लिनिक पे उसको ले आना है, मैं उसको खुद ट्रीट करूँगा। यूजुअली हमारे चलते-फिरते इंसानों का बड़े आराम से जो सिर्फ़ इतना कहे ना कि डॉक्टर साहब है सी मैनू कदी ब्लड प्रेशर का मसला, वो बड़े आराम से 180-90 का ब्लड प्रेशर अपने सिर के अंदर लेके फिर रहा होता है और मैं परेशान होता हूँ कि यार ये बंदा फिर कैसे रहा है। तो होता ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता बॉडी फिर उस हाई ब्लड प्रेशर को अडॉप्ट कर लेती है, डैमेज हो रहा होता है, लेकिन आपकी जो ज़िंदगी रोकने वाली सिम्पटम होती है ना, सर दर्द, खिंचाव, आँखें नहीं खुल रही, पट्टे खिंचे हुए हैं, वो ख़त्म हो जाता है। उसको इंसान या जिस्म या माइंड बाईपास कर देता है और आपको ये सिखा देता है कि आप इतने हाई ब्लड प्रेशर के साथ और सिम्पटम्स के साथ भी अपना डेली का काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। फिर 2018-19 में दिमाग जवाब दे ही जाता है, ब्लड वेसल्स भी कहती हैं भाजी एलो हुन नहीं साढ़े कोल होर हुंदा और वो दर्द करना शुरू कर देती हैं और फाइनली आप तंग आके डॉक्टर के पास चले ही जाते हैं और आपको वहाँ पे पता चल जाता है कि यार मेरा ब्लड प्रेशर 170-80 रहना शुरू हो गया है। वहाँ पे आपने क्या करना है, वक़्ती तौर पे अपनी दवाई खा लेनी है और थोड़ी-सी परहेज़ भी कर लेनी है। यूँ ही हफ़्ते 2 हफ़्ते के बाद मरीज़ ने सही होना है, सबसे पहला उसने काम करना है कि दवाई छोड़नी है। वो मैं आपको फ्यूचर में बताऊँगा कि अभी तक जो मैंने अपने मरीज़ों को स्टडी किया है, वो दवाई क्यों छोड़ते हैं और अगर दवाई छोड़ने के बावजूद ब्लड प्रेशर फिर वापस आ जाए, तो फिर हम 2 हरकतें करते हैं। या तो वो दवाई कभी-कभार लेते हैं जब ब्लड प्रेशर बहुत हाई चला जाए, जब सिम्पटम्स और अलामात आनी शुरू हो जाएँ, या हम फिर रुजू करते हैं माशाल्लाह होम्योपैथिक हकीम के साथ या मोहल्ले की माई के साथ। उसकी वजह ये होती है कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हमें किसी ने पढ़ा दिया हुआ है और हकीम होम्योपैथिक गंडा, थोम, प्याज़ और इस तरह की जितनी दुनिया की जड़ी-बूटियाँ हैं, जिनका नेचर को भी नहीं पता कि मैंने बनाई हैं या कहीं और से आ गई हैं, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये हमें किसी ने पढ़ा दिया हुआ है। फिर हमने वो सारे तजर्बे करने होते हैं और हो सकता है उन जड़ी-बूटियों से आपकी अलामात बेहतर हो जाती हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर पता नहीं बेहतर होता है कि नहीं होता। वो चलती रहती हैं, बीच में कभी-कभार दवाई भी चलती रहती है और कभी-कभार परहेज़ भी हो जाती है, लेकिन ओवरऑल हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो पुअर ही रहता है। उसका ख़ैर क्या नुकसान होता है कि फाइनली 2023 में, 24 में, 22 में अचानक किसी वजह से ब्लड वर्क कराना पड़ गया या वो फ़ेज़ आ गया कि आप गिर गए और डॉक्टर साहब मैं गिर गया। बस फिर मुझे घर वाले उठा के ले गए, मैं बस बाहर निकला हूँ बाथरूम से, साथ ही मैं गिर गया।
बस वो जब फिर आपको घर वाले लेके जाते हैं ना, उस दिन जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो आपको पता चलता है जी क्रिएटिनिन है 4.5 या 5.6, और फिर यूँ ही डॉक्टर आपको कहेगा जी ये तो आपकी स्टेज 5 आ गई है। तो बार-बार वही हमने कलमा रिपीट करना है, डॉक्टर साहब मैं कल तक तो बिल्कुल ठीक था, कल तक तो मैनू कुछ भी नहीं सी हैगा, पिछले हफ्ते देखो मैं हज उमरा करके आया वां, और 3 महीने पहले मैं नवां काम शुरू कीता है, मैं बिल्कुल ठीक हैगा सा, मैनू तो कोई अलामात नहीं हैगियां सन। बहरहाल आपके अंदर मर्ज़ चल रहा होता है, और यही वो चीज़ है जिसकी मैं बार-बार मज़म्मत भी करता हूँ, बार-बार आपको एजुकेट भी करने की कोशिश करता हूँ कि जिस दिन आपको पता चल जाए, पहली बात तो आपको नज़र रखनी चाहिए कि मुझे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है कि नहीं, यूँ ही आप एज 18 क्रॉस करते हैं। और जिस दिन आपको पता चल जाए, बेशक वो स्क्रीनिंग करा के पता चला है या बेशक वो किसी और बहाने से पता चल गया है, उसी दिन आपने अपना मुकम्मल वर्कअप कराना होता है, जिसमें सीबीसी, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और यूरिन एनालिसिस आते हैं। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, जस्ट कन्फर्म करने के लिए कि इनके साथ-साथ मुझे कहीं गुर्दे का मर्ज़ भी तो नहीं है। अब इससे ज़्यादा आपको ना कोई एजुकेट कर सकता है, ना कोई बता सकता है। सिंपल से ₹100 में, हज़ारों रुपए में ये टेस्ट हैं। ये कोई इनकी लाखों कॉस्ट नहीं है, ना ही इन चीज़ों को रिवर्स करने की कोई कॉस्ट है। आपने ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को अपना टाइम और खाना बचा के रिवर्स करना है, जिससे आपकी सेविंग होनी है। आपका खर्चा कोई नहीं होना। ये आपने किसी किस्म की गलतफ़हमी में नहीं रहना। हकीम और होम्योपैथी के पास आप जाएँगे तो आपके दवाई के खर्चे होने हैं, और मैं उसको भी आहिस्ता-आहिस्ता स्टडी कर रहा हूँ कि किस तरह मरीज़ कन्फ्यूज़ हैं कि हकीम और होम्योपैथिक बड़ा सस्ता रहता है, हालाँकि वो हफ़्तों का हज़ारों रुपया लेते हैं। और मेडिकल दवाई जो कि आपने खा के अगर लाइफ़स्टाइल के साथ यूज़ की, तो आपके कुछ महीनों बाद बंद भी हो जानी है, वो सस्ती भी बहुत है और आपको लॉन्ग टर्म यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। पर अगेन वार्निंग वही है कि आप अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करें और उसको रिवर्स करने के लिए पूरा लाइफ़स्टाइल अपना चेंज करें। तो एनीवेज़ इस लेवल पर जब आप अपने ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करें, हेडेक को सीरियस लें, अपने गुर्दे के टेस्ट करवाएँ, और अगर उसमें कोई मसला है तो उसको मैनेज करना शुरू करें। तो आपका ये जो हेडेक से ब्लड प्रेशर और गुर्दे के मर्ज़ का सफ़र है, इसको बड़ी आसानी से, बड़े ahsan तरीके से रोका जा सकता है। अब इसकी अहमियत आपको यहाँ से पता होनी चाहिए कि गुर्दे के हर 100 मरीज़ों में से तकरीबन 30-35 मरीज़ जो हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं। अगर जो हमारे हेडेक वाली स्टोरी वाले मरीज़ हैं, जो कि इन 30-35 मरीज़ों में से कम 24-25 होते हैं। अगर मेरा तजर्बा कुछ गलत नहीं बता रहा, और ये हमारे पेशेंट्स अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वाले 35 मरीज़ जो कि गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, उन 35 में से 25 की स्टोरी ये वाली होती है कि 2005, 10, 13 में मुझे ब्लड हेडेक हुई, उसके बाद मुझे ब्लड प्रेशर का पता चला, फिर मैंने कभी उसकी फ़िक्र नहीं की, और अब ये देखें 2022 में, 23 में अचानक गुर्दे का मर्ज़ निकल आया, मैं तो बिल्कुल ठीक था। अगर हम इस हेडेक को, इस सर दर्द को सीरियस लेना शुरू कर दें, ब्लड प्रेशर चेक करें, शुगर चेक करें, इवन अगर आप थोड़े से ज़्यादा एजुकेटेड हैं तो अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक करें और गुर्दे के मर्ज़ की स्क्रीनिंग कराएँ, तो आप इस कॉम्प्लिकेटेड मर्ज़ में जाने से बच सकते हैं। और ये गुर्दे के मर्ज़ की लेट स्टेज की कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें कि वाक़ई मुझे भी कहना पड़ता है कि वो बहुत महँगा है। क्योंकि यहाँ पे अब हज़ारों की दवाइयाँ आनी हैं आपके महीने की, आपकी काम की भी छुट्टी होनी है, और खुदा ना ख़ास्ता जब आपको डायलिसिस पे जाना पड़े, ट्रांसप्लांट कराना पड़े, तो फिर तो बात ही एक अलग है। आज के एपिसोड में गुर्दे के मर्ज़ और हेडेक से रिलेटेड बस इतना ही। आपने सर में किसी किस्म की दर्द भी हो उसको ईज़ी नहीं लेना। बेसिक ब्लड टेस्ट, स्पेशली गुर्दे के टेस्ट, यूरिन एनालिसिस ज़रूर करवाना है। मेक श्योर करना है कि आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर तो नहीं है, और अगर इनमें से कुछ है तो उसकी आसान और अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करनी है, लाइफ़स्टाइल चेंजेस करके उसको रिवर्स करने की कोशिश करनी है। अपना एक्सपीरियंस आपने ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि जब आपकी स्टोरी लोग कमेंट्स में पढ़ते हैं, और आपको पता है स्पेशली हमारे यूट्यूब चैनल का कमेंट वाला सेक्शन बड़ा एंगेजिंग है, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ,
और वो मैं इसलिए करता हूँ कि मैं उस टाइम में बैठ के बड़े-बड़े शोहे आर्टिकल भी लिख सकता हूँ मैं और वीडियोज़ भी बना सकता हूँ। लेकिन जो कमेंट्स में एंगेजमेंट होती है, उससे एक समझिए कि हमारी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। उसको भी आप एक कम्युनिटी न्यूज़पेपर की तरह लें। जब आप कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो दूसरे लोग आके पढ़ते हैं, उस पे अपनी राय का इज़हार भी करते हैं, उससे खुद भी सीखते हैं और मुझे भी सीखने का मौका देते हैं। तो आपने कमेंट्स में अपने गुर्दे के मर्ज़ के होने की स्टोरी का ज़रूर ज़िक्र करना है, 2 लाइनों में करें, 3 लाइनों में करें। इसी तरह एक डैशिंग वाली स्टोरी बना लें, हेडेक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, गुर्दे का मर्ज़ या चक्कर आए, डायबिटीज़ निकली, गुर्दे का मर्ज़ हो गया। लिखें जी 2013 में मुझे हेडेक हुई, 2015-16 में जारी रही, 2020 में पता चला जी गुर्दे का मर्ज़ था और अब मुझे ये स्टेज है। उससे दूसरे मरीज़ ज़रूर सीखना शुरू करेंगे। और क्योंकि ये चैनल ज़्यादा वो लोग देखते हैं जो खुद गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला हैं, इसलिए शायद हमारा मैसेज उन लोगों तक नहीं पहुँच रहा जिनको अभी गुर्दे का मर्ज़ नहीं है। वो हमारी बहुत बड़ी टारगेट ऑडियंस है। आपने अपने इर्द-गिर्द के लोगों को ये मैसेज ज़रूर पहुँचाना है। और अगर पाकिस्तान में कोई बंदा प्रिवेंशन की बात कर ही रहा है, कोई डिस्कस कर ही रहा है स्क्रीनिंग को, तो उसके मैसेज को आपने आगे लेके जाना है। अल्लाह करे कि हर मर्ज़ के बारे में प्राइवेट लेवल पे मेरी तरह लोग आके लोगों को एजुकेट करना शुरू करें कि इस मर्ज़ से बचा कैसे जा सकता है, इसको रोका कैसे जा सकता है। पर तब तक आपने इस चैनल को पूरी सपोर्ट करनी है और इसके मैसेज को ज़रूर शेयर करना है। फिर भी आपके एक्सपीरियंस का, आपकी ओपिनियन का मुझे इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।